मैं माधवी गांगल परिवार सशक्तिकरण प्रोग्राम अधिकार के 9वीं में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं यह प्रोग्राम हशु अडवाणी कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन चेंबूर और केडीएन श्रुति स्कूल फॉर द डेफ जुहू के कोलैबोरेशन हो रहा है। आज के हमारे मेहमान का नाम है श्रीमती गौरी प्रभु। पिछले 18 साल से वे स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है। फिलहाल अभी वह बाल मोहन विद्या मंदिर दादर में हियरिंग इम्पेयर्ड और लर्निंग डिसेबल बच्चों की कंसल्टेंट का काम कर रही है। उन्होंने लर्निंग डिसेबल बच्चों के पाठ्यक्रम पर आधारित परीक्षा का नियोजन करने में अपना योगदान दिया है। इसमें इनका साथ श्रीमती रुखसाना शोलापुर वाला ने दिया है। आइए मिलते हैं आज के मेहमान को। गौरी मैम, आपका स्वागत है। शुक्रिया। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आपको बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपना इंटर्नशिप श्रुति स्कूल से ही किया था। तो जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की तो श्रुति स्कूल मेरा पहला ऐसा स्कूल था जहां मैंने लेसन्स दिए हैं। और आज 18 साल के बाद मैं फिर से वही प्लेटफॉर्म पे, लेकिन टेबल के दूसरी तरफ से बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू अस्मिता मैम ऑल्सो, जो मेरी गाइड रही है। वो तभी भी मेरी टीचर थी, आज भी मेरी टीचर है। अस्मिता मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, तो आज हमारा विषय जो है, ये हर एक माँ बाप को ऐसे लगता है कि हमारा बच्चा जो है वो बाकी बच्चों के साथ स्कूल में पढ़े। ये करंट सिचुएशन जो है लेकिन थोड़ी सी पेचीली है कि घर में बैठ के कैसे पढ़ाया जाए, और अगर पढ़ाया भी जाए तो ये टीचर के हिसाब से या तो शिक्षिका के हिसाब से हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो हमारा बेटा और या तो बच्चा जो है वो बाकी सारे जो बच्चे हैं उनके साथ कैसे कंधे से कंधा मिला के पढ़ेगा। ये सवाल तो हर एक के मन में होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि बाहर ऐसी सिचुएशन है कि हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय रुकने के, और उम्मीद करते हैं कि ये सारा जो है कोविड का सिचुएशन वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो आज मैं इस विषय पे बात करूंगी जो कि है मुख्य धारा की तैयारी। मुख्य धारा जिसे हम अंग्रेजी में मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं। मेन स्ट्रीमिंग मतलब क्या? तो मेन और स्ट्रीमिंग ऐसे दो शब्दों से ये बना गया है। मेन मतलब मुख्य, स्ट्रीमिंग मतलब मुख्य धारा में लाना। तो ये मुख्य धारा क्या है? फिलहाल ये हम जो देख रहे हैं वही होता आ रहा है। जो पहला जो चित्र है ये ऑनलाइन क्लासेस जो हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनको ये ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा प्रॉब्लम देती है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की जैसे एडवांटेज बहुत है, डिसएडवांटेज भी उतना ही है, जो हमारे बच्चों को ज्यादा असर करता है। तो हमें ये ऑनलाइन क्लास से दूसरे चित्र तक जाने में कितना वक्त लगेगा कोई बता नहीं सकता। तो क्या करे? क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे बैठे रहे? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षण जो है वो रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे पास इन बच्चों के लिए, ओके, जो कर्ण विकलांग जिसे हम कहते हैं, उनके लिए हमारे पास जो महत्वपूर्ण वर्ष है वो बहुत कम है, और हम जितना उन वर्षों में उनको दे पाए उतना वो ज्यादा ये जो बाकी के बच्चे हैं उनके साथ घुल मिल सकेंगे या उनके साथ बैठ के पढ़ सकेंगे। तो हम घर पे बैठ के और क्या करें? वो टीचर जैसे सिखाती है हम तो नहीं सिखा पाएंगे, मैं पूरी तरह सहमत हूं इस तरह। लेकिन
हम जो कर रहे हैं घर में उसका भी असर इन बच्चों पे पड़ता है। तो मैं आज कुछ चीजें आपको ऐसे बताना चाहूंगी जिससे आप घर बैठे इन बच्चों को, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई हो रही है उससे बेहतर एक लेवल, जो ऊपर जो है उससे बेहतर एक लेवल ला सकते हो आप। टीचर जी हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है ये बात ही गलत है। हमारे पास, हम मतलब पेरेंट्स, जो हम बोलते हैं कि हम उनके पेरेंट्स हैं, घर पे बैठे ये बच्चा तो हमसे सीखता नहीं है। सीखेगा जब आप सही तरह से उसको सिखाओगे, जब सही तरह से उसकी बात सुनोगे या सुनने का कष्ट लोगे। अगर उसको आपने मौका नहीं दिया तो वो बच्चा नहीं पढ़ेगा। लेकिन मौका मिलने पर ये बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं घर पे भी। तो जो मैं बात कर रही हूँ मेन स्ट्रीमिंग का मतलब, मेन स्ट्रीमिंग एक ऐसा अभ्यास है जहां विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य छात्रों के साथ कक्षा में रखा जाता है जिनमें कोई विकलांग नहीं है। तो ये तो क्या बोले, किताबी डेफिनेशन जिसे बोलते हैं या तो व्याख्या जिसे बोलते हैं, ये किताबी व्याख्या है। लेकिन सही तौर पे मेन स्ट्रीमिंग तब होता है जब हमारे बच्चे अन्य छात्रों के साथ, अन्य बच्चों के साथ उसी लेवल पे जाके पढ़े। तो ये कैसे होता है न, मुख्य धारा जो है वो दो तरीकों से की जाती है। पहला जो है एकीकरण। तो एकीकरण जो है उसका मतलब हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है या एकीकरण शिक्षा क्या है? एकीकरण शिक्षा ऐसे होती है कि हमारा बच्चा बाकी छात्रों के साथ पढ़ेगा, सिलेबस वही रहेगा, बुक्स वही रहेंगे, टीचर वही रहेगी। सिर्फ फर्क इतना होगा कि हमारा बच्चा स्पेशल स्कूल में ना पढ़ के इनके साथ पढ़ेगा। तो आप अब बताइए कि ये डिफिकल्ट होगा, बहुत ज्यादा बच्चे को कठिनाई होगी पढ़ने में, क्योंकि ना उसके टीचर को साइन लैंग्वेज आती है, ना उसकी टीचर को तरीका आता है हमारे बच्चों को सिखाने का। तो ये एकीकरण या इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है वो पहुंच पाएगा अपने बच्चों की तरफ? नहीं, मुझे नहीं लगता। हो सकता है जब अपना बच्चा ठीक तरह से सुन पाएगा, ठीक तरह से भाषा उसने अवगत की होगी, तो ये होगा। लेकिन अगर भाषा उसकी इतनी मजबूत नहीं है तो ये एकीकरण नहीं हो पाएगा, और बच्चा जो है वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे पीछे आ जाएगा, क्योंकि उसे डर लगने लगेगा, क्योंकि बाकी सारे जो बच्चे हैं वो तो बहुत आगे निकल गए, और ये निकलने के बाद अपना बच्चा वही के वही रहता है, और ये बाकी के बच्चे जो है वो ऊपर हो जाते हैं उससे। तो इससे बच्चों को एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हम अलग है, अलग है। लेकिन आप इतने अलग भी नहीं हो कि बच्चों को दिखाई पड़े कि अरे इससे तो कुछ भी नहीं आता है। ये जो आता है एकीकरण में वो हमें नहीं चाहिए। तो दूसरा जो तरीका है मुख्य धारा का वो है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा पे हम जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ जरूरती चीजें जो है आपको जानने की वो दी है। इसका अर्थ है विकलांग छात्रों के सीखने का अनुभव का त्याग किए बिना विकलांग बच्चों की जरूरतों को समायोजित करने के लिए स्कूल प्रणाली, मतलब जो पाठ्यक्रम है, शिक्षा पद्धति है, शिक्षा व्यवस्था है, कक्षा में बैठने की व्यवस्था जो है उसमें परिवर्तन करना,
ये सारी चीजें एकीकृत या तो एकीकरण शिक्षा में नहीं होती। हम्म? तो अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तय हुई है, जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, जो अपना लॉकडाउन जब हुआ था लास्ट ईयर, पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था, उसके जस्ट थोड़े दिनों, थोड़े महीने पहले ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। हालांकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी तक होना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये डेफिनेटली होगा और ये बहुत अच्छी नीति है। तो इस नीति के अनुसार ये नीति जो है ये समावेशी शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देती है। तो इसमें हमारे बच्चों को क्या मिलेगा? तो पहली बात तो हमारे बच्चे जो हैं, कोई बात कर रहा है क्या? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपका वीडियो तथा ऑडियो ऑफ करें प्लीज। शायद शिप्रा जी कौन है, उनका ऑडियो चालू। थैंक यू। ओके, आपके सवाल जो है मैं एंड में लूंगी, मेरा सारा खत्म हो जाए तो हम एक वक्त रखेंगे जहां पे आप आपके सवाल पूछ सकते हो। तब तक मेरा भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना ऑडियो जो है ऑफ रखिए। थैंक यू। ओके, तो इस नीति के अनुसार हमारे बच्चे जो है वो नॉर्मल स्कूलों में जा पाएंगे। स्पेशल स्कूल अगर नहीं गए तो भी नॉर्मल स्कूल में उनको एडमिशन मिलेगी। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कठिनाई है। अगर मैं नॉर्मल स्कूल बोलती हूँ तो मैडम, आप पूछोगे मैडम जी कब से होगा ये? तो ये प्री स्कूल से होगा। ओके, जो नर्सरी, जूनियर, सीनियर जो होते हैं वहां से उनको एडमिशन मिलेगी। लेकिन इसमें भी आपको ये सारे जो हम हमेशा से करते आए हैं, ऑडियोग्राम रिपोर्ट्स है, स्पीच थेरेपी रिपोर्ट्स है, या तो ऑडियोग्राम आपका जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए ताकि उस स्कूल को पता चले कि उनका हियरिंग लेवल कहाँ तक है। अगर ये आता है तो ये आगे की चीजें अच्छी तरह से वो तालमेल कर सकेंगे। दूसरा जो है, ये स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर्स रखे जाएंगे जो कि समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा में नहीं होते। समावेशी शिक्षा में स्पेशल एजुकेटर्स को भी नॉर्मल स्कूलों में जाके पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी विकलांग बच्चे आएंगे। तो उनका जो है, उनका जो पात्र है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। फिर ये सारे स्कूलों में सारे टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स जो है, जो सिखाने के तौर तरीके हैं, जो समझने के लिए बच्चों को उपयुक्त तौर तरीके हैं, वो सारे नॉर्मल शिक्षिकाओं को भी सीखने पड़ेंगे। तो अगर मैं जब ये बोलती हूँ कि ये टीचर्स को सीखने पड़ेंगे, इसका मतलब उनको जब ये ट्रेनिंग दी जाती है, सभी को पता है कि शिक्षिका बनने के लिए या तो शिक्षक बनने के लिए 2 साल का बीएड करना जरूरी है। तो इस बीएड के पाठ्यक्रम में उनको डिसेबिलिटीज पे एक पूरा पेपर होगा जहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी अलग अलग विकलांग बच्चों को वो बोलेंगे अरे हम छोटे ये नॉर्मल बच्चों को भी सिखाएं, ये बच्चों को भी सिखाएं। बच्चे बच्चे हैं, उनको सिखाना ही है। तो कोई भी बच्चा हो, आपको एक बच्चे को एक गीली मिट्टी की तरह मोल्ड करके, उनको आकार देके एक नागरिक, अच्छा नागरिक, शिक्षित नागरिक बनाना ही है। आप चूज नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते मैं सिर्फ ये बच्चे को सिखाऊंगी, नहीं। आपको जो बच्चा आपके सामने आए उनको सिखाना ही है। हाँ, तकलीफ होगी, इसीलिए स्पेशल एजुकेटर्स भी है, उनकी आप मदद ले सकते हो। एनआईओएस, बहुत से लोगों को पता होगा एनआईओएस क्या है।
तो NIOS को भी एक साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज सिखाने का एक कंप्लीट हाई क्वालिटी मॉड्यूल जिसे बोलते हैं, वो बताने के, वो सिखाने के और वो बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये तो हो गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मतलब ये जो है वो देशव्यापी स्तर पे ये होगा। स्कूल स्तर पे जो स्कूलों को करना है वो तो वो करते रहेंगे। अब हम आते हैं जो हमें घर के स्तर पर करना है, ये भाषा अधिग्रहण जो है। ओके, तो अपने आसपास की हर चीज के बारे में उससे बात करें, क्योंकि दैनंदिन जीवन की परिस्थितियां आपके बच्चे को बोलना सीखने की अच्छा अवसर प्रदान करती है। तो ये जो है, कुछ भी आप छोटी मोटी चीजें करते हो, जैसे आप समझो आलू काट रहे हो, तो बच्चे को बताओ ये आलू है। और ऐसे नहीं है कि हम एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं करनी है। ये तो आपको भी पता है, आप उनके पेरेंट्स हो तो आपको ज्यादा पता है। मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि आप धीरे बोलिए। आपका जो होठों का आकार है वो हर एक शब्द की तरह होना चाहिए, जैसे आलू, आलू, ये आपको सिखाया गया है। मुझे ये तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम इंटर्नशिप भी करते थे, अ, अपना ऑडियो प्लीज म्यूट रखिए। हेलो पेरेंट्स, हेलो, ऑडियो बंद कीजिए। हेलो हेलो, ऑडियो चालू है, किसका बंद कीजिए प्लीज। संस्कृति, हाँ, ऑडियो बंद कीजिए प्लीज। थैंक यू। ओके, तो ये तो हमें इंटर्नशिप में सिखाया जाता था कि हर एक शब्द का उच्चारण कैसे होता है। तो ब बोले तो ब यहाँ पे आता है, म बोले तो नाक में आता है, और ये वाइब्रेशंस होते हैं। तो आपकी शिक्षिकाएं भी जो आपके बच्चों को सिखाती है वो भी आपको बताती होगी कि इसका उच्चारण कैसे करना है। तो जब बच्चा छोटा होता है यही अवसर होता है कि उसको हर एक शब्द का, हर एक अक्षर का एहसास हो, ये कहाँ पे तैयार होता है। और आप हर एक चीज को, आपके घर में जितने भी सारी चीजें हैं उसको नाम देके आप बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप बता नहीं पाते हो तो बच्चा बोल नहीं पाएगा कि ये आलू है, ये कप है, ये मेज है, ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल है। हर एक चीज को नाम देना बहुत जरूरी है। वातावरण में वही मैं बोल रही हूँ कि ये लेबल करके रखिए जितनी भी सारे चीजें हैं। अगर आप लेबल, मतलब आप तो बोलेगे अरे हमारा घर तो गजनी टाइप हो जाएगा, नहीं गजनी नहीं बनाना है आपके घर को, लेकिन हर एक चीज को नाम है ये आपके बच्चे को बताना जरूरी है। हम्म? तो हर एक चीज का नाम, मैं भले ही आप 10 नाम बताएं, लेकिन दूसरे दिन उन 10 नामों को उस बच्चे से फिर से दोहरा के लेना है। आज आप 10 सिखाओगे, कल 10, परसों 10। ओके, तो ये जो है माधवी मैम, मेरा शेयर स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी जी बिल्कुल। ओके, तो ये नाम जो है ये आप ऐसे नहीं ले सकते हो कि बहुत सारे नाम हो जाएंगे और बच्चा पूरा कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे कल मैंने कुछ और पढ़ा था, ये आज कुछ और है। नहीं, 5 सिखाइए और 5 के बाद कल आप 2 सिखाइए, लेकिन वो 2 सिखाने से पहले ये 5 को दोहराना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे करके सिखाइए।
बहुत जल्दी नहीं कीजिए, क्योंकि बच्चा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो। क्योंकि वो जो सीख रहा है उसके दिमाग में रहना और वो शब्द बोल पाना बहुत जरूरी है। तो इस हर एक शब्द को हमें अर्थपूर्ण ढंग से दोहराना है। क्यों दोहराना है? ताकि ये शब्द जो है उसके दिमाग में एकदम परफेक्ट बैठ जाए, और उसको यही शब्द आप किस तरह से और दोहरा पाते हो उसका अवसर प्रदान करें, ताकि आप भी वो शब्द बोले और वो बच्चा भी वो शब्द बोल पाएगा। जैसे आलू के वेफर्स। तो आलू, ये अगर शब्द आपने सिखाया है तो ये आलू शब्द जो है वो उसको हर एक चीज में जो बात करते हैं, हर एक चीज मतलब हर वाक्य में नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी भी बोलने में या वार्तालाप में ये शब्द आए तो उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा। आलू की सब्जी, आलू के पराठे, आलू के वेफर्स, आलू काट रही हूँ, आलू पका रही हूँ। तो हर एक चीज में ये शब्द आना चाहिए, तो उसको पता चलेगा कि अच्छा इसको आलू बोलते हैं। इससे हम पकाने के बाद उसकी सब्जी होती है, उसके पराठे भी बनते हैं, उसके वेफर्स भी बनते हैं। हम्म? और जब बच्चा अच्छी तरह से वो शब्द बोलना शुरू करे तो उसको एक, क्या बोले, गिफ्ट भी दे दीजिए। गिफ्ट मतलब बाहर से एक्सपेंसिव बहुत महंगा गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कुछ मीठा बनाइए घर पे और बोलिए गुड, आज आपने सही बोला, तो ये आपके लिए खीर बना दी मैंने। हम्म। तो ये जो है इसको पुरस्कृत करना कहते हैं। वो एक तरह से उसे बोलने के लिए मोटिवेट करेगा, उसको अंदर से इच्छा तैयार हो जाएगी कि हाँ मैं अच्छा बोलता हूं। ओके। जब आप बोलते हो और आपको अगर चीज आपका बच्चा जो बात नहीं कर रहा है उसकी भाषा आपको समझ में नहीं आए और दूसरे उसकी तरह से बात करने लगे, तो उनको बोलिए नहीं, उसको प्रयास करने दो, उसको बात करने दो, तब ही वो बच्चा सीख पाएगा। और आप जो भी बात कर रहे हैं उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। विस्तार से वर्णन करने के बाद आपको ऐसे समझ में आएगा कि बच्चा अधिक सुन रहा है आपकी तरफ देख के। ये चीजें करना बहुत जरूरी है। और वो जो भी चीज कर रहा है उसको शब्द दीजिए। जैसे वो लिख रहा है तो आप बोलिए अच्छा लिख रहे हो, तो उसको बोले क्या कर रहे हो, और उसको दोहराने के लिए मजबूर कीजिए कि नहीं बोलो आप क्या कर रहे हो। तो उसकी गतिविधियों को बताकर आप उसको शब्द देकर उससे आप बोलने के लिए प्रेरित कीजिए। ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि यदि वह कार खेल रहा है तो आप कह सकते हैं आपके पास कार है, कार बड़ी है। हम्म। तो क्या आप कार को धक्का दे रहे हो तो तभी वो कार चलेगी ना। हम्म। तो गाड़ी चल रही है, धक्का दे रहे हो, कार बड़ी है। हम्म। तो इस तरह से आप उस एक कार के लिए उसके लिए बहुत सारे शब्द उसको दे रहे हो। जैसे बड़ी कार, कार का रंग भी आप बता सकते हो, लाल। इस तरह से आप बड़ा, छोटा, ये विलोम शब्द जो है वो आप उसको सिखा पाते हो। रोटी बना रहे हो तो पूरी जो है वो छोटी है, रोटी बड़ी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां से आप, अच्छा गिलास है तो मेरा तो छोटा गिलास है, आपका बड़ा गिलास है। तो ये सारी चीजें विलोम शब्द जो है
वो सिखाने में मदद करती है। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जो कर रहे हो इससे आप ये कर सकते हो। और उसको अगर कोई चीज पसंद नहीं आई या समझ नहीं आई तो उसको प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करे। उसको बोलिए, पूछो, नहीं समझ में आया पूछो मुझे। हम्म और बात करते समय सही शब्द और एकदम सादे शब्दों का प्रयोग कीजिए। आपके वाक्य बीच जो है, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे वाक्य मत इस्तेमाल कीजिए। प्रोत्साहित करना वगैरह ये नहीं, ये आपके लिए है क्योंकि आपको समझ आते हैं। उसके लिए इतने भारी भरकम शब्दों की जरूरत नहीं है। सादे शब्द, छोटे वाक्य बहुत जरूरी है। हम्म? शब्दों और वाक्यों को सीखने के लिए चित्रों और वस्तुओं का उपयोग करें। मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप घर पर बैठ के बना सकते हो। हम्म? तो ये हर एक शब्द को एक चित्र दिया गया है। जैसे उठ, मग, ढग, ओके, सब। हम्म तो ये हर एक के आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। तो आप बोलेंगे, अरे मैडम जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। एक चीज कर सकते हो, पेपर पुराना कोई आपके बच्चों के बुक का पेपर लेके बस उसको काट के 4 हिस्सों में बांट दो और उससे बस अलग अलग रंगों के पेन से लिखो। हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो घर में ही है। तो अगर आपके पास चित्र नहीं है तो घर की चीजें दिखाकर भी आप उसको ये सिखा सकते हो। लेकिन ये जो पेपर्स है आप बनाओगे वो रखना जरूर, क्योंकि इससे आपको अगले दिन आप वही शब्द दिखा के उसको पूछ सकते हो। ये छोटे छोटे वाक्य है। दूसरे जो चित्र है मेरा, ये ये जो चित्र है, ये छोटे छोटे शब्द लेकर मैंने वाक्य बनाए हैं। हम्म? जल भर। अभी जल तो हम आमतौर की जिंदगी में हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। तो जल मतलब क्या? तो जल मतलब पानी। तो आपने उसको एक पर्यायवाची शब्द दे दिया। हम्म? तो जल के लिए और एक शब्द है, या तो पानी के लिए और एक शब्द है। तो ये जो है विलोम शब्द, तो आप विरुद्धार्थी जिसे बोलते हैं वो तो आप सिखा पाओगे। लेकिन ये जो है जल या पर्यायवाची जो शब्द है वो भी आप बता पाओगे। ये मैसेज जरूर आते हैं, व्हाट्सएप हमेशा आते हैं। तो ये आप कर सकते हो। इससे मैंने ये किसी स्कूल का लिया है। तो इससे ये बच्चे अभी, ये बच्चे जो है देखिए आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे उनको एक ऐसे फ्लैश कार्ड दिया है, जो ये जो फ्लैश कार्ड है ये उसके सामने रखा गया है और उसके सामने एक क्रिया रखी गई है, उसका भी फ्लैश कार्ड है। तो टब, ये फटेगा, आपको डर लगता है कि बहुत सारे आपके घर में लोग हैं तो ये शायद फट जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे बनाओ।
लेकिन ये आप आपकी बुक में भी बना सकते हो। ये हमारे स्कूल में हमने बनाया है बच्चों के लिए, जिनको हम हिंदी सिखाते हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए ये बनाया गया है। हम्म? दूसरी, कहानियां सुनाइए। किसी का ना ऑडियो चालू है, आप प्लीज बंद रखेंगे। जयंती, जयंती जी आप प्लीज बंद रखेंगे ऑडियो जी। ओके। हम जैसे नॉर्मली बच्चों को, या तो हमारे दादी ने, हमारे मम्मी ने हमारे हमें जैसे कहानियां सुनाई थी, वैसी कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है उनको। उनको ऐसी कहानी सुनाइए जो उनको याद रहनी चाहिए, और जो आप उनको बाद में उनसे ही आप बुलवा सकते हो। हम्म? और ये कहानी जो है, उसका कोई तात्पर्य निकालना जरूरी नहीं है। आप कहानी आपके हर एक रोजमर्रा की जिंदगी से भी बना सकते हो। आज आप आपकी कहानी बनाएंगे, चलिए चलो मैं तुम्हारी कहानी बनाती हूँ। मनोज सुबह उठा, मनोज ने दांत घिसे, मनोज ने चाय पी, मनोज ने पढ़ाई की। हम्म तो ये एक कहानी बन गई। वही कहानी आप पेपर पे लिख के काट के रख दीजिए, 5 वाक्य बहुत हो गए। उसको बोलिए, अच्छा अभी आप लगाइए, आपने पहले क्या किया, दूसरा क्या किया, तीसरा क्या किया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो आप कर सकते हो। हम्म? सुनिश्चित करें कि बच्चा आपको देखता है, उपस्थित होता है और आपकी बात सुनता है। उस बच्चे को आपकी तरफ देखना बहुत जरूरी है जब आप उसके साथ बात कर रहे हो। हम्म? क्योंकि आपके होठों का आकार क्या होता है, उससे ही वो सीखेगा कि ये सही तरीका है या नहीं। हम्म? और हियरिंग एड तो बच्चा लगाता है, लेकिन फिर भी आपको धीरे और थोड़ा ऊंचा पढ़ना होगा। ऊंचा पढ़ने से उसको क्लियरली सुनाई देगा आप क्या पढ़ रहे हो। हम्म? आप गाना भी गा सकते हो उसके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चे को गाना सुनना है और वो रिपीट करना है। अब मूवी के गाने जो है वो बजा के उसको सिर्फ सुनने के लिए प्रोत्साहित करना कि आपको रिदम देखिए क्या है। तो रिदम कैसे है, 1 2 3, 1 2 3, बच्चा रिदम पकड़ने लगेगा। हम्म आसपास बहुत सारी आवाजें होती है हमारे, जैसे गाड़ी का आवाज है, फोन की रिंग है, हम्म कुकर की सीटी है। ये सारी आवाजें और शोरों के बारे में उसको जागरूक कीजिए, क्योंकि ये चीजें हैं ना, उसको बहुत देर तक याद रहेगी। हम्म ओके। आरटीई, ये तो नाम आपने सुना होगा। अच्छा, आरटीई जो है वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये जो है, ये हमने कुछ सालों पहले ये आया था, और इसके अनुसार हाँ, हर एक स्कूल को, चाहे वो एडेड हो, अनएडेड हो, प्राइवेट हो, कोई भी स्कूल अपने बच्चों को एडमिशन के लिए ना नहीं कर सकता। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो ना नहीं कर सकता, लेकिन क्या हमारा बच्चा उस लेवल तक जाके पढ़ पाएगा, ये आपको उस तरह से अपने बच्चे को घर पे बैठ के, फिलहाल तो घर पे बैठ के, क्योंकि स्कूल तो है नहीं, स्कूल जा नहीं सकते, ऑनलाइन क्लासेस हमारे बच्चों के लिए एक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि शिक्षिका जो है वो जिस तरह से क्लास में सिखाती है वो सिखा नहीं पाएगी फिलहाल। बच्चे सिर्फ देख पाएंगे। हम्म? सुनना थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए, ऑडियो थेरेपी थोड़ी मुश्किल होगी, स्पीच थेरेपी थोड़ी मुश्किल होगी। तो ये चीजें जो हैं, अगर आप दिन के आधा घंटा भी बच्चे के साथ निकाले तो आप ये कर सकते हो। ओके। अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगी
एक छोटी सी चीज जो मुझे लगती है कि हमें करनी जरूरी है, और ये चीज वो है कि हमें बहुत सारा पेशेंस रखना है। कोई भी चीज ऐसे चुटकी से होनी नहीं होती है, कोई भी चीज हो। तो एक छोटी सी चीज, जो एक कविता बोल लीजिए या तो शेर बोल लीजिए, कुछ भी बताना चाहूंगी। तो जल को बर्फ में बदलने के लिए वक्त लगता है, सूरज को निकलने में भी वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में भी वक्त लगता है। वक्त हर एक चीज को लगता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं। आप चाहिए तो चैट बॉक्स में डालिए, या तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछिए, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। माधवी मैम, ये कर सकते हैं वैसे? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, वो चैट बॉक्स में डालेंगे। जी। गौरी मैडम, एक बिफोर द पेरेंट्स टेक द क्वेश्चंस, या आपसे ये है, विनती है कि लिटरेसी डेवलपमेंट, साक्षरता विकास के लिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम के लिए प्रिपेयर करना है, तो उनका वो साक्षरता कौशल भी एज अप्रोप्रिएट, आयु अनुरूप होना चाहिए। उसके जी। लिए कुछ दो तीन अगर आप बता दें टिप्स की, साक्षरता विकास जो आयु अनुरूप हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है? ओके। साक्षरता विकास के लिए आई थिंक मैडम कि ये ऐसे हो सकता है कि हमारे स्कूल में हम जैसे करते हैं, प्री स्कूल से, मतलब बच्चे की उम्र देख के हम एक नर्सरी के बच्चे को बहुत सारा पढ़ाई तो नहीं दे सकते, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई, जैसे दो अक्षरों के शब्द है, सो दो से आप तीन पे जाएं। लेकिन दो से तीन जाने के लिए दो का उनको अवगत करना, या तो उनको वो याद रखना बहुत जरूरी है। ये साक्षरता शिक्षण जो है वो, या तो साक्षरता विकास जो है वो एज अप्रोप्रिएट, या तो उनके उम्र से भी होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो है वो हर एक चीज उनके उम्र के हिसाब से ही करें। दूसरी बात जो है, ये छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने कहा कि वाक्य दीजिए उनको। एक चीज आपको करनी है, जैसे आप शब्द देते हैं, उनको वाक्य देना भी जरूरी है। क्योंकि नॉर्मली जो है, जब हम मेन स्ट्रीमिंग में बच्चे को लाते हैं, तो बच्चे वाक्य में बोलना सीखते हैं। तो हमारे बच्चे अगर वाक्य में बोलना नहीं सीखेंगे, तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको वो पिकअप करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। तो हर एक चीज को जब आप नाम देते हो, तो वाक्य में रिपीट कीजिए, उसको दोहराएं। हम्म। और एक चीजें हैं ऐसे बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली जो आप कर सकते हो। फिलहाल तो घर पे बैठ के आप ये कीजिए, ज्यादा वक्त आप बच्चों के साथ डालें कि उनको बोलने के साथ लिखना जो जो है वो भी जरूरी है। तो जैसे आप शब्द देते हो, तो शब्द से पहले अक्षर उनको लिखना सिखाइए। आप बहुत सारे लोग जो है वो यूट्यूब वगैरह भी देखते हैं। हम्म। तो आप एज पेरेंट्स यूट्यूब पे हर एक अक्षर को कैसे लिखना है उसका तरीका दिया गया है। एक अक्षर एक दिन में लिखिए, पढ़िए आप, और उसको लिखने का तरीका जो है वो एक बार देख लीजिए। जो है वो ऐसे ही आना है, ऐसे।
डिवाइसेस है उसको आप एक 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 करके इंट्रोड्यूस कर सकते हो शब्द। जी, कोई बात कर रहा है? ओके, तो अक्षरों से शब्द, फिर 2 अक्षरों वाले शब्द, फिर 3, और यही शब्द जो है उनको आप लिखने का थोड़ा सा प्रैक्टिस दे दीजिए उनको। यस, अगर आपको कोई सवाल जो है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए या तो मुझे डायरेक्टली आप पूछ लीजिए। पेरेंट्स, आप कुछ पूछना चाहते हो तो जल्दी से पूछिए। टाइप हाँ, मत कीजिए। होता है। ड्रॉ भी कर सकते हैं। जी जी जी, डेफिनेटली बहुत सारे गेम्स है जो आप बना सकते हो। यस, एनीबॉडी, पूछिए। बहुत अच्छी तरह से टिप्पणियां दी है मैडम ने। मैम, जिस तरह हम लोग स्पीच में, मतलब मैंने 6 मंथ स्पीच दिलाया था जोरिया को स्कूल में, तो स्पीच के साथ साथ उसको कुछ एक्सरसाइज होते थे जो माउथ वगैरह के जो होते हैं हाँ। डांस के, हम्म। तो वो एक्सरसाइज अब जैसा अब हम लोगों को ही दिलाना है ना ये स्पीच। जी जी, तो मैं जब तक भूल गई हूँ स्कूल मैम। जब तक स्कूल शुरू नहीं होता है ये सारी चीजें आपको घर पर ही करनी पड़ेगी। मैंने जैसे बोला मैं कि वही बता रही हूँ कि मैंने एक्सरसाइज भूल गई थी। अब तो मतलब स्पीच दिलाने का काम था, ये स्कूल जा रही थी बच्ची, तो और मैंने स्पीच उसको 6 मंथ दिलाया था जब स्कूल में उसका एडमिशन हुआ था 5 साल पहले। तो उसके बाद फिर मैंने तो मतलब स्कूल में जा रही थी, वो वहां पढ़ रही थी, मैंने इतना मतलब पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी। अब जैसे स्पीच भी हम लोग दिला रहे हैं घर में, तो हम लोग को जब बताते थे कि ये मतलब एक्सरसाइज भी जरूरी होती है, तो मैं पूरी तरह भूल चुकी हूँ कि वो एक्सरसाइज क्या थी। मतलब नेट पे भी सर्च की मैम मैंने, बट मुझे नहीं मिला, वो उस तरह की तो नहीं मिली जो मैम बताते थे ना उसको मेरा को करवाते थे। उस तरह की कोई एक्सरसाइज वहां पे मुझे नेट पे तो नहीं मिली। पहली बार तो बहुत कम मिलते हैं मैम। स्पीच एक्सरसाइजेस, मैं फ्रैंकली बोलूं तो मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ वो आपको बताने के लिए, क्योंकि मुझे जो हमने उस वक्त सीखे थे कुछ स्पीच थेरेपी में एक्सरसाइजेस, वो ही हमें याद है। अगर उससे आगे कुछ बड़ा है तो मैं मुझे अगर याद नहीं। बात करूं बीच में तो डेफिनेटली मैम। स्पीच के लिए एक पूरा सेशन रखा गया है, और स्पीच रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स हो तो वो सेशन में आप पूछ सकते हो, जो स्पीच टीचिंग के एक्सपर्ट आने वाले हैं। अभी आप स्कूल में बच्चे को डालना है, उसके बारे में कुछ प्रश्न हो तो पूछिए कि कैसे उसकी तैयारी की जाए ताकि बाद में बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूल में, मुख्य धारा की स्कूल में जा सके। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर प्रश्न नहीं है तो माधवी दीदी, ओवर टू यू। ओके ओके, थैंक यू। गौरी जी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी है। अपने बच्चों को मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा में लाने के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए पेरेंट्स को, ये आपने बहुत ही आसान तरीके से समझाया। मुझे आशा है आपके ये शब्द, आपकी टिप्पणियां पेरेंट्स जरूर याद रखेंगे और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अस्मिता मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू और गौरी फॉर बीइंग हियर। थैंक यू मैम।
और मेरा ये श्रुति स्कूल हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। अस्मिता मैम सॉफ्ट कॉर्नर है ही, श्रुति स्कूल भी हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। Thank you very much, ma'am. Thanks a lot.